हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा सीरिया की। अभी 2 दिन पहले यानी 8 तारीख को सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे असद, वो मुल्क छोड़ करके भाग गए, या ये कहिए कि जो अपोजिशन फाइटर्स थे उन्होंने मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। इस बारे में थोड़ा सा समझना होगा कि सब क्या हुआ है और ये किस तरह से हुआ है, इसके क्या रिपरकशंस होने वाले हैं। क्या इसे बहुत सेलिब्रेट किया जा सकता है इंटरनेशनली? क्या इससे पीस रेस्टोर होगी मिडिल ईस्ट में, या आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे? इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हाफिज अल असद 1971 में इन्होंने टेक ओवर किया, और ये बहुत ही बड़े जालिम और बहुत भयानक किस्म के डिक्टेटर थे, जिन्होंने हज़ारों लोगों को मारा, मरवाया और लाखों लोगों को मुल्क छोड़ करके भागना पड़ा। उसके बाद 2000 में बशर अल असद, जो इनके बेटे थे, वो आई सर्जन थे वैसे, वो 35 साल की उम्र में उन्होंने सदारत संभाली, और ये उम्मीद की जा रही थी कि चूँकि वो पढ़े लिखे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से आए हैं, डॉक्टर हैं, कि शायद जो तरीका था हुकूमत चलाने का, जो उनके फादर चला रहे थे हाफिज अल असद, उससे ये कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन देखने में आया कि ही वॉज द वर्स्ट। उन्होंने उनसे, अपने बाप से भी 10 कदम आगे जा कर के लोगों के ख़िलाफ़ जुर्म किए। अब मेन चीज़ आती है कि अल असद को हटाने के पीछे मकसद क्या था। देखिए, 2011 में जो एक अरब कहिए अरब स्प्रिंग आई, उसमें इजिप्ट में हुकूमत बदली, उसमें गद्दाफ़ी वहाँ लीबिया में प्रॉब्लम आई, और भी बहुत से मुल्कों में उधर आई, आपकी टूनीशिया में हुआ। तो उस वक्त यहाँ भी ये कोशिश हुई कि जो असद हैं उन्हें हटाया जाए, और वहाँ भी लोगों का गुस्सा फूटा उसके जुर्म के खिलाफ। लेकिन 2011 में जब ये हुआ तो असद कामयाब रहे उससे बहुत बुरी तरह से क्रश करने में, जिसमें हज़ारों लोगों को उन्होंने मरवा दिया, या पूरे पूरे लोगों को वहाँ से भागना पड़ा, छोड़ करके जाना पड़ा। बड़ी एट्रोसिटीज़ हुई वहाँ पर। तो असद, ये जो आपके बशर अल असद थे, जो अब जिनका तख्ता पलट हुआ है, वो कोई पॉपुलर लीडर नहीं थे। और 2011 में जो हुआ, उस वक्त एक तरह से लोग खड़े हुए इसके ख़िलाफ़, फिर इसका इसने उनके ऊपर बड़े जुर्म किए, बम्बारमेंट किए, मरवाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक तरह की सिविल वार छिड़ गई। अब इस सिविल वार में होता क्या है, 2015 के आसपास अमेरिका एंड सऊदिया इन्वॉल्व हो गए, और उधर से टर्की इन्वॉल्व हो गया। अमेरिका का मकसद था, अमेरिका ने पहले रेबल्स को खूब सपोर्ट दी, और वो काफ़ी तेज़ी के साथ बहुत से सिटीज़ कैप्चर करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन जो एम था वेस्टर्न कंट्रीज़ का, वो ये था कि किसी तरह से हम हम सीरिया के अंदर अपनी पपेट लीडरशिप को बैठा दें, तक उसे गद्दी पर बैठा दें, जिसका मकसद था कि ईरान से जो हिजबुल्लाह को, या अब हुतीज़ को, या पहले हमास को थ्रू हिजबुल्लाह मदद जाती थी, वो जो चेन थी वो ईरान से सीरिया, सीरिया से लेबनान, दैन हिजबुल्लाह एंड हमास। तो इस चेन को अमेरिका ख़त्म करना चाहता था, वहाँ अपना आदमी बैठा करके सीरिया में, जिससे कि ईरान उन लोगों को सपोर्ट ना कर पाए। लेकिन
कुछ दिनों तक अमेरिका ने पूरी सपोर्ट दी, उनके मिलकर के हथियार दिए, उन्हें लड़ाया और वो आगे बढ़ते गए। इसी बीच में मैंने इससे पहले भी एक वीडियो और कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं। तो इसके कोई 7-8 महीने या 1 साल के बाद अमेरिका को ये फीडबैक मिली कि जो मिलिटेंट्स जो लोग वहाँ लड़ रहे हैं जंग असद के ख़िलाफ़, वो ज़्यादा ख़तरनाक है अमेरिका के लिए एज़ कम्पेयर टू असद, चूँकि देवर इस्लामिस्ट जो कि अमेरिका को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे। तो अमेरिका को ये एहसास हुआ कि ऐसा ना हो असद तो हटा दिए जाएं, रजीम चेंज हो जाए, लेकिन जो पावर में आएंगे वो और बड़े ख़तरनाक साबित होंगे अमेरिका के लिए। लिहाजा अमेरिका ने उस वक्त अपने कदम पीछे हटा लिए और वहाँ पर फिर एक तरफा जंग होती रही। असद ने जिसमें कुर्दिश भी थे और लोग भी थे, उनको बुरी तरह से मारा, बुरी तरह से शहर के शहर अलेप्पो जो शहर कहते हैं पूरा तबाह कर दिया। वहाँ वही हालत हुई जो आज गाज़ा में इसराइल ने की है, उस तरह से मारकाट की। तो ही वाज नॉट पॉपुलर। लेकिन कुछ मुल्कों का ख़ास तौर से ईरान, रशिया, चूँकि जिस वक्त ये चल रहा था और थोड़ा सा अमेरिका आगे बढ़ा था अमेरिका की सपोर्ट से, तो इस बीच में पहले तो रशिया ने इंटरवीन किया और उन्होंने आकर के बुरी तरह से कई दिन तक बम्बार्डमेंट किया और इन लोगों का इन्हें कुचल दिया एक तरह से मूवमेंट को। लेकिन वो बात चलती रही और कुछ हिस्से पर असद का ज़्यादातर हिस्से पर असद का वो था और कुछ हिस्से पर जो ये रेबल्स थे इन लोगों का कंट्रोल था। उधर टर्की भी इसमें इन्वॉल्व था, चूँकि टर्की कुर्दिश जो हैं दे वर सपोर्टेड बाय अमेरिका एंड दे वर पार्ट ऑफ द रेबल्स। लेकिन चूँकि वो टर्की के लिए बॉर्डर पर है और टर्की के लिए प्रॉब्लम, टर्की में भी कुर्दिश हैं, इराक में भी कुर्दिश हैं, ईरान में भी कुर्दिश हैं। और अमेरिका ने जब इराक के ऊपर वार की थी तब उन्हें इस्तेमाल किया और उनसे वायदा किया था कि आपको एक सेपरेट मुल्क बना के दिया जाएगा, चूँकि चार मुल्कों में वो बटे हुए हैं और वो फाइटर हैं, जंगी लोग हैं, मेहनती लोग हैं और उनका एक अपना मुल्क होना भी चाहिए। लेकिन अमेरिका ने भी उन्हें डिच किया। एनी हो, अब यहाँ आइए। तो रशियन जब इंटरवेंशन हुई है, रशिया ने ऑन बिहाफ ऑफ असद वहाँ पूरी तरह से बम्बार्डमेंट किया, लोगों को तबाह किया, हज़ारों लाखों आदमी मारे गए या इंजर्ड हो गए, ये सब हुआ। उसके बाद रशिया चला गया। तो ये लोग जो थे अमेरिका या कई वेस्टर्न पावर्स, इस इवन मैं कहता हूँ उसमें अरब्स भी हैं, वो भी इस धाक में थे कि किसी तरह से असद को हटा करके, उनका मकसद ह्यूमन राइट्स नहीं था, उनका मकसद एक जालिम को हटाने का नहीं था, उनके मकसद एक जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना नहीं था, बल्कि उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद था कि ईरान से जो सपोर्ट मिल रही है हिजबुल्लाह को, हमास को और हूती को थ्रू सीरिया, उस चेन को कैसे ख़त्म किया जाए। लिहाजा इस बीच में जो रेबल्स थे वो चुपचाप अपनी तैयारी करते रहे और इधर ये हुआ कि अमेरिका तो रशिया तो इन्वॉल्व हो गया यूक्रेन में, और जो ईरान है और हिजबुल्लाह है वो इज़राइल के उसमें इन्वॉल्व हो गए और ज़ाहिर है हिजबुल्लाह कमज़ोर हो गया उसमें। और ईरान के ऊपर भी, ईरान अकेला क्या करेगा, ईरान को जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, हिजबुल्लाह तो उसी के फाइटर्स थे, वो उसी की सपोर्ट से, कोई वो एक मुल्क की मिलिट्री तो नहीं है दूसरे मुल्क की जो आकर के ईरान को सपोर्ट देगी, बल्कि ईरान उन्हें सपोर्ट देता था। तो अब ईरान को भी ये लगा ज़ाहिर है कि भाई अकेला पड़ गया। उधर रशिया चूँकि यूक्रेन में बिजी था, तो ये जो रशिया से एक मदद मिल सकती थी वो मदद भी कम हो गई, रशिया अपने ही मामले में उलझा हुआ है। तो ऐसे इसमें अब मौका देख करके वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्टेड द रेबल्स और उन्होंने शुरू किया एक मौके की तलाश में। उधर इजराइल ने भी कुछ बम्बार्डमेंट किया सीरिया के अंदर, और उधर से ये जो रेबल्स थे ये आगे बढ़े, सपोर्टेड बाय सम अरब कंट्रीज़, अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज़। लिहाजा ये हुआ कि वहाँ की आर्मी जो थी सीरिया की, वो समझ गई कि हम इस जंग में जीत नहीं पाएंगे, उन्हें अब दबा नहीं पाएंगे, उनका
जो आगे बढ़ना उसे रोक नहीं पाएंगे। लिहाजा विद इन फ्यू डेज, जिसमें महीनों और सालों में नहीं हो पाया था, विद इन 2, 3, 4 डेज वो लोग आगे बढ़ते गए, एक के बाद दूसरा सिटी लेते गए रेबल्स, और फाइनली दे एंटर्ड कैपिटल ऑफ सीरिया। तो इसलिए 2008 तारीख की मॉर्निंग में जस्ट वो वहाँ से असद जो थे विद फैमिली वहाँ से बाहर निकल गए। और पहले तो ये पता नहीं था कि वो कहाँ गए, लेकिन बाद में ये रशिया ने ही अनाउंस कर दिया कि दे हैव कम टू रशिया, वो वहाँ पहुँच गए। तो अब सिचुएशन ये है कि जाहिर है जो जंग लड़ी है वो है रेबल्स लेड बाई एक ऑर्गेनाइजेशन है हयात तहरीर अल शम्स, HTS। तो HTS जो है इसने जंग लड़ी है, और इसका जो लीडर है वो HTS का, उसी ने जो इस वक्त एक तरह से कब्जा जिनका है, वही उसी के पीछे पूरी उनके रेबल्स और सारे ऑर्गेनाइजेशंस खड़े थे। और उसका जो मामला है वो ये समझिए, उसका नाम है HTS चीफ जो है अबू मोहम्मद अल जौलानी, जो कि एक तरह से पहले अलकायदा से भी जुड़ा हुआ था। अलकायदा वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके थे। तो अब सवाल यह है कि अगर ये पावर में आता है तो ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड बाय अमेरिका। इस वक्त दिख रहा है, जाहिर है कि उसने असद के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, मुल्क पे कब्ज़ा किया, और ईरान अनईजी सिचुएशन में है। लेकिन फाइनली जो ये लीडर है ये अमेरिका की गोद में तो नहीं बैठेगा। ये फाइटर है, इसने बड़ी लंबी जंग लड़ी है, जेल में रहा है, बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, लोगों को इकट्ठा किया है, और बाद में इसने बल्कि अलकायदा से अलग हो गया था। अलकायदा, और इसने अपनी ये HTS ऑर्गेनाइजेशन बना करके इसे उसने जो लोकल इश्यूज़ को लेकर चली, ना कि इंटरनेशनल इश्यूज़ को लेकर चली, इसने कब्जा किया। तो ये कहना कि असद के हटने से अमेरिका विल बी इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेट अस सी व्हाट विल हैपन। और सर्टेनली सीरिया में इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका है, और यही अमेरिका का तरीका भी है कि जब वो रेजिम चेंज करती है, वहाँ की हुकूमत को तख्ता पलटवाती है, और तो पहले तो ज़ाहिर वार होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, फिर उसके लिए रिकन्स्ट्रक्शन के लिए एड देती है। कोई और तो एड दे नहीं पाता, लेकिन सीरिया को अब ज़ाहिर है एक ज़रूरत पड़ेगी एड की, और एड देने में अमेरिका सबसे आगे होगा, क्योंकि वो चाहता है कि अगर सीरिया के अंदर उसका आदमी बैठा होगा तो वो उनका मेन मकसद है इजराइल को सेफ, उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा सीरिया की यह है कि अगर सीरिया में अमेरिकन सपोर्टेड लीडर जो अमेरिका का पिट्ठू बन के रहेगा, तो उससे जो ईरान है, ईरान हिजबुल्लाह को या किसी हूथीज़ को या हमास को कोई मदद नहीं भेज पाएगा एक तरफ, तो दूसरी तरफ वो सब तरफ इजराइल का बोलबाला होगा, अमेरिका बोलबाला होगा, और फाइनली दे विल ट्राई टू टारगेट ईरान। चूँकि ईरान को वो टारगेट नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं कर पाए ईरान के ऊपर हाथ डालें, अब वो कोशिश करेंगे। तो देखना ये होगा कि उस वक्त आने वाले टाइम में जो HTS चीफ है अबू मोहम्मद अल जवालानी, उसका क्या रोल होगा। मेरा ये अपनी सोच है कि वो उस तरह का नहीं है, वो फाइटर है, वो अमेरिका की गोद में नहीं बैठेगा। उधर टर्की है, देखिए टर्की का मामला है, टर्की ने भी इन रेबल्स को, हालांकि उनका बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सोकाल ईरान से, लेकिन टर्की वाज आल्सो सपोर्टिंग दिस रेबल्स। और टर्की के ताल्लुकात पुतिन से भी बहुत ज़बरदस्त हैं, रशिया से भी बहुत अच्छे हैं, रशिया के ताल्लुकात ईरान से बहुत अच्छे हैं, और ईरान के ताल्लुकात सीरिया से, असद से बहुत अच्छे थे। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ
तो खुल करके वेस्टर्न कंट्रीज़ और जिसमें कुछ अरब कंट्रीज़ भी हैं और इजराइल वहाँ चाहेंगे कि उनका बोलबाला हो सीरिया में। दूसरी तरफ टर्की का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इस तख्ता पलटवाने में और उन रेबल्स को स्ट्रॉन्ग करने में। लेकिन जो ग्रुप टर्की को परेशान कर रहा है, जिसे टर्की समझता है कि हमारे दुश्मन है, उन्हें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो सिचुएशन इज़ नॉट वेरी सिंपल कि आप आसानी से कह सकें कि किसका बोलबाला होगा। तो लेट अस सी, इट्स वेरी। लेकिन हाँ, मैं पर्सनली ये सोचता हूँ, हालांकि एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है असद के जाने से। और ईरान का भी हम बताएं कि ईरान शिया है, नो डाउट, और मैं नहीं समझता शिया सुन्नी में कोई फ़र्क है। लेकिन असद जो था वो एलवाइट था, जो शिया नहीं था। लोग उसे शिया मानते थे, वो लेकिन वो शियाओं से अलग एक सेक्ट था। लेकिन ईरान की मजबूरी थी उसे सपोर्ट करना। वो ये थी कि अगर उसे न सपोर्ट करें तो अमेरिका का कोई पिट्ठू बैठेगा और सब खेल बिगड़ जाएगा। तो ये वजह थी, वरना ऐसा नहीं कि ईरान नहीं समझता था। ईरान ने एक स्टेज पर कोशिश भी की कि आपस में बैठ के बात हो, असद की जगह किसी दूसरे आदमी को बैठा दिया जाए। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई भी लीडरशिप जो नहीं आए वो ईरान सपोर्टेड है, क्योंकि उनका मकसद कुछ और था। उनका मकसद ह्यूमन राइट्स नहीं था, उनका मकसद जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी नहीं थी, उनका मकसद असद नहीं था। उनका मकसद था सिर्फ इसराइल को सिक्योर करना। और इसराइल सिक्योर तभी होता है जब सीरिया के ऊपर उनका अपना आदमी बैठता है। तो ये इस चीज़ उसका हटने तक तो कामयाबी हो गई कि असद वहाँ से भाग गए और गवर्नमेंट, पब्लिक नो डाउट इज़ फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। लेकिन ये कहना कि वहाँ पीस रिटर्न हो जाएगी या आज़ादी हो गई या किस करवट करवट कौन सी करवट लेगा, ये भी कहना बहुत आसान नहीं है। सिचुएशन इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नंबर 2, ये सब जानते हैं कि अमेरिका ने जहाँ भी तख्ता पलटवाया उसके बाद मुड़ कर के देखा नहीं, वहाँ तबाही की है। उन्हें इतना कमज़ोर किया है कि वो उसके ग़ुलाम हो जाएं। अफ़गानिस्तान में 20 साल रहे, अफ़गानिस्तान में अफ़गानी ही को बैठाया, लेकिन अपनी मिलिट्री रखी, वहाँ खून खराबा कराया, लाखों आदमियों को मारा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, और फाइनल क्या हुआ, 20 साल के बाद बेइज्जत होकर के वहाँ से निकले। यही इन्होंने वियतनाम में किया और यही इराक में आप ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जंग कर रहे थे, केमिकल वेपन्स की आप बात कर रहे थे, आप वहाँ डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहे थे। आज 22-24 साल हो गए इराक को तबाह किए हुए, सब कुछ आपने तबाह कर दिया, चूँकि आपकी नीयत सिर्फ और सिर्फ वहाँ के तेल के ऊपर है, वहाँ के लोगों के ऊपर नहीं, वहाँ लोगों की परेशानी के ऊपर नहीं। आपने आर्मी बैठा रखी। तो ये सब अमेरिका करता है, इस बात को सब समझते हैं और अरब्स को ख़ास तौर से समझते होंगे। मैं तो नहीं समझता, इतने अनजान है, जाहिर है इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं दुनिया में, वो रिचेस्ट लोग हैं अरब्स, लेकिन वो समझते हैं। लेकिन उन्हें जो दहशत दिखा रखी है अमेरिका ने कि ईरान आपको खा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ईरान कभी नहीं चाहता कि वो सऊदी के ऊपर कब्ज़ा करे, सऊदी पे को कमज़ोर करे। वो ये कहता है सऊदी से फ्रेंडशिप हम मिल कर के चलें, हम किसी का ग़ुलाम ना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो। तो दूसरी तरफ रशिया और चाइना के भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है मिडिल ईस्ट में। तो इतनी आसानी से लिबरेट होना अलग है कि वो एक तरह से एक जालिम से लिबरेट हो गया सीरिया, लेकिन आगे क्या होगा ये कुछ भी प्रिडिक्ट करना इस स्टेज पर या सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं होगा। कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। तो ये मुझे कहना था आज के बाद में कि सीरिया में जो हुआ वहाँ के लोगों के लिए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। जिस तरह के जुल्म उन लोगों ने 54 साल तक बाप बेटों के अंडर में जुल्म सहे हैं, उसका कोई कंपैरिजन दुनिया में नहीं मिलेगा। तो ये तो सिचुएशन थी। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, वो इक्वेशंस जो हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, हमारे लिहाज से पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये अभी कुछ भी कहना बहुत आसान नहीं है। लग इस वक्त ये रहा कि इस वक्त इजराइल और अमेरिका इज इन एडवांटेज और
शायद ईरान इज़ लूज़र। लेकिन ये सिचुएशन अभी 2-4 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।